Good morning, students. I hope you all are doing well at home. आप लोग ठीक ठाक से रह रहे हैं घर पे. आज से I have been asked to teach you SST as well along with English main book and English grammar. So let's begin with start करते हैं. SST में हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ेंगे. और जैसा कि आपको पता हो, ज़रूर पता होगा कि एसएसटी का सिलेबस भी लाइक इंग्लिश एसएसटी में भी सिलेबस कर्टेल किया गया है, उसको रिड्यूस किया गया है. तो उसमें जो है रिड्यूस सिलेबस आप लोग सीबीएसई या एनसीईआरटी के वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लोगे. अगर नहीं हो आप लोगों से तो फिर यू कैन मैसेज और कॉल मी. एवरी वन ऑफ यू हैव माई नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर. तो आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक भेज देंगे. वैसे ncrt.nic.in पे जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल सिलेबस मिल जाएगा. तो अभी हम लोग हिस्ट्री में जो है वो 3 पार्ट्स हैं. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. तो सेक्शन 1 में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. ये 3 सेगमेंट हैं एंड तीनों ही थीम्स आर कंपलसरी इन द न्यू सिलेबस एज वेल. नए सिलेबस में भी ये तीनों थीम आपको पढ़ना ही है. तो सबसे पहले हम लोग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कैसे ना सिर्फ यूरोप बल्कि एंटायर वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो इस रिवॉल्यूशन ने चेंज करके रख दिया. इस चीज़ को हम पढ़ेंगे. वैसे तो हमको लगता है कि आप 1-2 क्लास पढ़े भी थे पीछे जब बिगनिंग स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन क्लास का, लेकिन फिर भी चूँकि हम आज से शुरू कर रहे हैं एसएसटी, तो इट विल बी बेटर इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ओके. तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखें कि क्या है. उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे. जैसे कि एक नोट दिया गया है, इंट्रोडक्टरी नोट है, इसको हम थोड़ा सा एक बार पढ़ देते हैं सो दैट कि आपको आइडिया मिल जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हो आगे. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है. तो टुडे वी ऑफन टेक द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ग्रांटेड, लेकिन वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्फ दैट दीज आइडियाज़ ऑल्सो हैव ए हिस्ट्री. आज जो हम लोग लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी ये सब चीज़ की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ अस टेक इट ग्रांटेड, लेकिन हमको अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि इन सारे ये सब जो वर्ड सुनते हैं आप, लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सब की भी हिस्ट्री है. और फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, तो इसमें आप स्मॉल पार्ट पढ़ोगे हिस्ट्री का फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस. ओके. फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो मोनार्की को थ्रो डाउन किया गया, फेंका गया उतार के, एंड डेमोक्रेसी बहाल हुआ. इस प्रोसेस को फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोलते हैं. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो था वो क्या था कि जो प्रिविलेजेस थे, सुविधाएं थी, अधिकार थे, वो जो है वो बर्थ के अकॉर्डिंग जो है वो दिया जाता था कि फलाना कैटेगरी में जन्म हुआ, इस पर्टिकुलर एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी था, मिडिल क्लास था, न्यू मिडिल क्लास था, इंडस्ट्रियलिस्ट का एक अलग ग्रुप था. तो जो भी प्रिविलेजेस थी, जो भी सुविधाएं थी, वो सिर्फ और सिर्फ जो मतलब स्टीरियोटाइप सोसाइटी था उसमें जो सुविधाएं थी वो पार्टिकुलर कास्ट के पार्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को ही मिली थी. लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, तो मोनार्की ख़त्म हो गया, राजवंश राजसत्ता का जो है वो की समाप्ति हो गई, एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो दैट केम इनटू फोर्स. ओके. तो दीज अच्छा, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अनाउंस द कमिंग ऑफ ए न्यू टाइम. The idea that all individuals had rights and could claim equality became part of a new language of politics. क्या आइडिया, तो ऑल इंडिविजुअल्स हैड राइट्स एंड कुड क्लेम इक्वलिटी. सारे लोगों का अधिकार है एंड सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए. ये एक नया लैंग्वेज बना पॉलिटिक्स का. एंड दीज नोशंस ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम इमर्ज्ड एट द सेंट्रल आइडियाज ऑफ ए न्यू एज, बट इन डिफरेंट कंट्रीज दे वर री इंटरप्रेटेड एंड री थॉट इन मेनी डिफरेंट वेज.
The anti-colonial movements in India and China, Africa and South America produced ideas that were innovative and original, but they spoke in a language that gained currency only from the late 18th century. Chapter 2 में आप पढ़ेंगे coming of socialism in Europe and the dramatic events that forced the ruling monarch, the Tsar Nicholas II, to give up power. The Russian Revolution sought to change society in a different way. Russian Revolution जो second section है इसका French Revolution के बाद, इसमें सोसाइटी को जो है नए तरीके से चेंज किया गया. इट रेज द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड द वेल बीइंग ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स. सोशलिज्म जो था, सोशलिज्म जो है रशियन रिवॉल्यूशन, इसमें बात की गई किस चीज़ की, तो इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड वेल बीइंग ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स, किसानों के एंड वर्कर्स के वेल बीइंग के लिए. The chapter will tell you about the changes that were initiated by the new Soviet government, the problems it faced and the measures it undertook. While Soviet Russia pushed ahead with industrialization and mechanization of agriculture, it denied the rights of citizens that were essential to the working of a democratic society. The ideals of socialism, however, became part of the anti-colonial movements in different countries. Today, the Soviet Union has broken up and socialism is in crisis. But through the 20th century, it has been a powerful force in shaping of the contemporary world. Okay, so let's get on with the French Revolution. Quite important, both in class 1 as well as in class 10. Class 9th में भी, class 9th में 1 हम बोल रहे, क्लास 9th में भी एंड क्लास 10th में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. तो व्हाट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसको पहले देखे हैं. तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, डेट याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए मल्टीपल चॉइस में. द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म, खतरे की घंटी थी. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. Okay. Morning 14 July 1789. पेरिस शहर पूरा अलार्मिंग सिचुएशन में था. There were rumors that the king had ordered to ओपन फायर, सिटीजन्स पे गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था किंग ने. ऐसी अफवाह उड़ी थी. लगभग 7,000 के करीब मैन एंड वमेन टाउन हॉल जो सेंटर ऑफ द टाउन में था वहाँ पे गैदर हुए. सो पीपल गैदर्ड, अराउंड 7,000 मैन एंड वमेन गैदर्ड टाउन हॉल में एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिशिया. मिलिशिया जो होता है वो हिंदी में उसको तुम बोल सकते हो नागरिक सेना, पीपल्स आर्मी, लोगों का, नागरिकों का एक समूह जो कि अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए सड़क पे उतरता है. ठीक है. तो दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सम सर्च ऑफ आर्म्स. ये जो लोग थे लगभग 7,000 के करीब, वो अलग अलग सरकारी भवनों में टूट पड़े. उस पर मतलब धावा बोल दिया आर्म्स के खोज में, हथियारों के खोज में. एंड ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड storm the fortress prison, the Bastille, where they hope to find hoarded ammunition. कुछ लोग जो है सेवरल हंड्रेड पीपल का जो समूह था वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में मूव किए. एंड फोर्ट्रेस प्रिजन, फोर्ट्रेस मतलब किला, प्रिजन मतलब कैद जो था वो वेस्टाइल सिटी, वहाँ पे वो पहुँचे इस उम्मीद में कि वहाँ पे उनको होर्डेड मतलब जमा किया हुआ एम्यूनेशन मतलब हथियार का जखीरा मिलेगा. ठीक है. इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज, दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम. लड़ाई हुई, बेस्टाइल का जो कमांडर था ही वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स, हालांकि साथी थे संख्या में, वो उनको रिलीज कराया गया. लेकिन yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. हाँ, वो जो फोर्ट्रेस था, किला था, उसको तोड़ दिया गया एंड उसके स्टोन फ्रेगमेंट्स जो है वो मार्केट में बेच दिए गए. ऐसे लोगों को ने उसको खरीदा जिनको कि ये इच्छा थी कि हम सवेनायर के रूप में उसको एक मेमोरी के रूप में उस फोर्ट्रेस के डिस्ट्रक्शन को रखें उसको. द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन
पेरिस एंड कंट्री साइड। आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा दंगे फसाद हुए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। मच लेटर when historian look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most people at the time didn't anticipate this outcome. How and why did this happen? Yes, this is an important question posed here. क्या होता है, अगले आने वाले दिनों में, अगले आने वाले महीनों में और ज़्यादा दंगे फसाद हुए। ज़्यादातर लोग जो है वो हाई प्राइस ऑफ ब्रेड का, बढ़े हुए दामों का विरोध कर रहे थे। अब बात आगे, मच लेटर जब हिस्टोरियंस ने इस समय को देखा तो उनको ये लगा कि ये जो है बिगनिंग है, शुरुआत है चेन ऑफ इवेंट्स का, उन सारी घटनाओं की श्रृंखला का शुरुआत है, जिस जो कि फाइनली क्या हुआ, तो अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग इन फ्रांस में किंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड दो मोस्ट पीपल डिडंट, हालांकि ज़्यादातर लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, तो फ्रेंच सोसाइटी, हाँ, अब जानेंगे कि आखिर ये जो नौबत आई, यानी रिवॉल्यूशन की, इस हथियारों को लूटने की, लोगों द्वारा पीपल्स मिलिशिया बनाने की ये नौबत आखिर आई क्यों, और फ्रेंच सोसाइटी लेट 19th सेंचुरी में कैसी थी। ठीक है, तो लुइस 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ द किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। जब वो थ्रोन पे असेंड हुआ तो मात्र 20 ईयर्स ओल्ड था। एंड ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से उसकी शादी मैरिक एंटोनेट से शादी हुई थी। अपॉन हिज एक्सेशन न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब वो राजा बना तो उसका खजाना खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार ने ड्रेन कर दिया था फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court or at the immense place of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy, Britain. The war ended more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone to meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities. The state was forced to increase taxes. ये रही शुरुआत. Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 estates, and only members of the third estate paid taxes. Yes. क्या होता है कि जब किंग लुइस 16 जब थ्रोन पे असेंड होता है, गद्दी पे बैठता है, तो उसको एक खाली खजाना गिफ्ट में मिलता है। यानी उससे पहले जो है, जो राजा था उसके एरा में खजाना खाली हो चुका था। और ये ऐसा इसीलिए क्योंकि लॉन्ग लगातार लड़ाई से जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्स फ्रांस का ख़त्म हो चुका था। एंड इससे में और एक प्रॉब्लम ये थी कि जो पैलेस था उसका कॉस्ट जो था वो एक्स्ट्रावेजेंट था। खर्चा वहाँ पे वो अपने महल को मेंटेन करने के लिए काफ़ी होता था। तो लुइस 16 जब राजा था तो उसके एरा में फ्रांस ने लगभग 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को मदद करी थी इंडिपेंडेंस हासिल करने में। किसके एनिमी से, तो कॉमन एनिमी, फ्रांस का भी एनिमी वही था एंड अमेरिका का भी वही, ब्रिटेन से। The war added more than a billion livres to a debt that had already risen to a debt that तो क्या हो गया, तो the war added more than a billion livres। ये livres जो है वो करेंसी फ्रांस की थी उस समय में। बाद में 1794 के आसपास शायद ये एबोलिश हो गई थी। बोल्ड में दिया ही होगा नीचे। यस, ये रहा। Unit of currency in France discontinued in 1794. You can see it here. Okay? तो क्या होता है, तो इतना कर्जा जो था वो ऑलरेडी मोर देन 2 बिलियन लिवर्स। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज। हाँ, ऐसे लोग जो लैंडर्स थे जो कि स्टेट को क्रेडिट देते थे वो 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स चार्ज करने लगे। सो फ्रेंच गवर्नमेंट ऑब्लाइज थी, मजबूर थी क्या करने के लिए, to spend an increasing percentage of its budget,
ज़्यादातर जो उसका जो मतलब बजट का जो परसेंटेज होता था वो किस में खर्च होता था, तो लोन पेमेंट में, और अपने रेगुलर एक्सपेंसेस जो डे टू डे जो खर्चे हैं एक राज्य को, एक देश को चलाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना, पोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़ को, तो इसके लिए स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस। सरकार को टैक्स बढ़ाना मजबूरी हो गई थी। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइस्ड, लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद ये पर्याप्त नहीं थे। तो फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर को ही सिर्फ टैक्स देना पड़ता था, बाकी के 2 स्टेट्स हर एक तरह के टैक्स से मुक्त थे। आप देख सकते हैं चार्ट के थ्रू। फर्स्ट स्टेट ये रहा, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी था, चर्च का जो हेड होता है वो। सेकेंड स्टेट जो थी वो नोबिलिटी वाली थी, यानी जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स थे सोसाइटी के वो। एंड थर्ड स्टेट जो कि कॉमन पीपल का था, जिसमें कि बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिसर्स थे, लॉयर्स थे, पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, लैंडलेस लेबर थे, सर्वेंट्स थे, इन सारे। तो टैक्स जो था वो बेसिकली ये ग्रुप को टैक्स पेयर था, यही ग्रुप जो है वो टैक्स देता था। एंड इनकी हालत जो है वो दिनों दिन खराब हो रही थी। तो द सोसाइटी ऑफ द स्टेट्स was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institution in France before 1789। 1789 से पहले की सोसाइटी को, रिजाइम को, मतलब शासनकाल को ओल्ड रिजाइम करके डिस्क्राइब करते हैं। फिगर 2 में आपको दिखाया जाता है कि हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। पीजेंट्स की जनसंख्या लगभग 90% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो किसान थे, पीजेंट्स थे, लेकिन ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। लेकिन उनमें से 90% पीजेंट्स में से सिर्फ कुछ ही संख्या थी पीजेंट्स की जो कि लैंड जिस पे वो कल्टिवेट करते थे उसको ऑन भी करते थे, उसके मालिक भी थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ऑन बाय नोबल्स। यस, 60% से के लगभग जो है ज़मीन वो नोबल्स यानी इंटेलेक्चुअल्स जो लोग थे, बड़े लोग थे, एरिस्टोक्रेटिक जिसको बोलते हैं, वो मालिक थे। द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। ओके, the members of the first 2 states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth। हाँ, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई। देखिए एक्चुअली क्या था कि एक तो 3 जो है वो सेक्शन बना हुआ था, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स एंड वर्कर्स। तो पीजेंट्स एंड वर्कर्स को ही टैक्स देना पड़ता था। पीजेंट एंड वर्कर्स में पीजेंट्स जो थे वो मात्र 60% उनकी जनसंख्या थी जिनके पास अपनी ज़मीन थी। बाकी लोग जो है सॉरी मात्र 60% से भी कम थी। 60% तो ऐसे लोगों की संख्या थी, जनसंख्या थी जो कि जिसके ज़मीन नोबल्स जो है वो ऑन करते थे, उस पर ये खेती करते थे। तो पहला 2 जो सेक्शन है, जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी, उनको सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे बाय बर्थ। हमारा जन्म क्लर्जी मैन के फैमिली में हुआ, हमारा जन्म नोबिलिटी के फैमिली में हुआ, हमको ये अधिकार मिल गया, हम हर एक तरह के छूट के हकदार हैं, हर एक तरह के टैक्स में हमको छूट मिलेगा। और जितने भी हाई रैंक वाले जॉब्स हैं, ऑफिशियल्स वाले पोस्ट हैं, वो सारे हम ही को अलाउट होंगे, वो सारे हम ही को असाइन किए जाएंगे। तो ये तो बड़ा अनफेयर था। सोसाइटी में जो सबसे डाउन ट्रॉडन है, जो पीजेंट्स है, जो किसान है, जो वर्कर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स हैं, ये जो है वो बैकबोन ऑफ सोसाइटी होता है। इन्हीं से देश बनता है, इन्हीं से समाज बनता है। लेकिन उन्हीं को आप क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे, उनके राइट्स को डिनाई करोगे, तो ऑब्वियस बात है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रिवोल्ट इज़ बाउंड टू हैपन, बाउंड टू टेक प्लेस। विरोध होगा ही, विद्रोह होगा ही। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वाज द एग्जाम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। तो क्लर्जी मैन एंड नोबिलिटी, क्लर्जी वाले लोग एंड नोबिलिटी वाले, हर एक तरह के प्रिविलेजेज, अधिकार जो है वो उन्हीं को हासिल था। लेकिन इसमें सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट था वो कि उनको टैक्स से एग्जाम्प्ट कर दिया गया था, टैक्स देने से उनको आज़ादी थी। द नोबल्स फर्दर enjoyed feudal privileges. These included feudal dues which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army और to participate in building roads। देखिए कितना अनफेयर है। अच्छा,
नोबल्स को कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस भी जन्मजात मिले हुए थे, जिसमें कि क्या था, तो ड्यूज वो जो है वो पीजेंट से वसूल करते थे। पीजेंट जो वो ऑब्लाइज थे मतलब बाध्य थे, मजबूर थे क्या करने के लिए, तो उनके खेतों में काम करते, उनके घरों में काम करते, आर्मी में सर्व करते, या फिर रोड्स बनाने में वो काम करते। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथेस फ्रॉम द पीजेंट peasants, and finally all members of the third estate had to pay taxes to the state. These included a direct tax called tally, and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. Yes. अच्छा, एक तो हो गया ये जो क्लर्जी था वो चर्च का अपना शेयर था। चर्च जो है वो एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स है, जिसको कि टिथिस बोलते थे। पीजेंट से वो वसूल करते थे, जो जिसमें कि 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है उनको एक टैक्स के रूप में देना पड़ता। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट जो है वो पे टैक्सेस टू द स्टेट। दीज इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स, एक और टैक्स लगता था डायरेक्ट टैक्स, जो कि डायरेक्टली स्टेट को पेड किया जाता था, इसको टेली बोलते थे। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो कि डे टू डे आर्टिकल जो यूज होता है, जैसे कि सॉल्ट और टोबैको, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उस पर। तो कुल मिला के बात ये थी कि फाइनेंसिंग, पूरा देश चलाने का जो ठेका था वो इस थर्ड स्टेट वाले लोगों के ही पास था, यानी जो सबसे दुखद स्थिति में जीवन जी रहा है उसी को सारा जो बर्न है, सारा जो मतलब ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, सब उसी पे था। यानी देश चलाने के लिए जितने भी प्रकार के टैक्सेस थे सब जो है इन्हीं लोगों को स्टेट को देना पड़ता था। ठीक है, तो आगे क्या होता है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 million to in 1715 to 28 million 89। दिस लेड टू a रैपिड इंक्रीज इन दैट, यस होगा ही। पॉपुलेशन जैसे ही इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगा, फूड ग्रेन्स का स्पेशली। द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, और जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं था। सो प्राइस ऑफ ब्रेड, जो कि स्टेपल डाइट था मेजोरिटी ऑफ पीपल का, रोटी का, ब्रेड का, उसका दाम एकाएक बढ़ गया। सो ज़्यादातर वर्कर्स जो कि लेबरर के रूप में एम्प्लॉयड थे एज लेबरर्स इन वर्कशॉप होज ऑनर फिक्स देयर वेजेस। उनके ऑनर ने, उनके मालिकों ने उनके वेजेस फिक्स कर दिए थे, भले ही महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, जो भी हो जाए, लेकिन उनका जो वेजेज है वो उतना का उतना ही रहेगा। But wages didn't keep pace with the rise in prices, so the gap between the poor and the rich widened. Yes. So, yes. तो पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ा तो क्या प्रॉब्लम हुई, तो डिमांड जो है वो फूड ग्रेन्स का बढ़ा, उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स couldn't keep pace with the डिमांड। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, जो कि स्टेपल डाइट था ब्रेड, वो उसका दाम बढ़ गया। और उनको बहुत सारे लोगों को वर्कर्स के रूप में एम्प्लॉय किया गया था, लेकिन बढ़ते दाम के साथ, जैसे कि मान लो महंगाई बढ़ता है तो जहाँ पे जो नौकरी करता है उसको महंगाई के हिसाब से पैसा, अगर उसका सैलरी बढ़ाएगा तब ना वो अपना डे टू डे एक्टिविटी को स्मूथली कंडक्ट कर पाएगा। तो वो उनके साथ नहीं हुआ। पैसा मान लो अगर 500 रुपया पे एम्प्लॉय हुआ तो 500 रुपया ही है। 5 साल पहले भी 500 ही था, अभी भी 500 ही है। महंगाई 5 साल पहले जितनी थी उससे 4 गुना हो गई, उससे मतलब नहीं है। तो इससे क्या हो गया, तो रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है ये वाइडेंड हो गया और ज़्यादा बढ़ गया। तो थिंग्स बिकेम वर्स, सिचुएशन और भी ख़राब हो गई जब ड्रॉट यानी सूखा पड़ा, या हेल ने ओले पड़ने के कारण हार्वेस्ट पे नुकसान पड़ा। इससे क्या हो गया, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसा सिचुएशन होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है जिसमें कि तुम्हारा एसेंशियल जो लाइफ सपोर्टिंग गुड्स है, एसेंशियल जो तुम्हारे जीवन जीने के लिए जो मूलभूत चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, अनाज, ये सारी चीज़ों की जो जब क्राइसिस हो जाती है तो उसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। समथिंग दैट अकर फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजाइन। ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस ऐसी
चीज़ थी, जो कि ओल्ड रिजाइम, जब फ्रांस में पुराना शासन 1789 से पहले वाला एरा में ऐसी चीज़ें होती थी, वही फिर से होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, आप देख सकते हैं हाउ ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होती है, पहले बैड हार्वेस्ट, फसल खराब होती है, अनाज ठीक से नहीं उपजता है, उसके बाद आगे का सिचुएशन जो है द पोरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, और फिर यहाँ से जो है डिजीज़, एपिडेमिक्स, ये सारा जो है वो फैलता है। ठीक है, तो ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। तो अब इन सारे सिचुएशन के बाद जो है वो एक नया मिडिल क्लास का जन्म हो रहा था, जो कि इस चीज़ में था, इनविसेस एन एंड टू प्रिविलेज। ये प्रयास कर रहे थे कि ये जो प्रिविलेजेस दो क्लर्जी एंड नोबिलिटी ग्रुप को जो स्पेशल प्रिविलेजेज है उनको ख़त्म किया जाए, एंड देयर मस्ट बी इक्वलिटी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। सबका जो है कानून सबके लिए बराबर हो एंड सबको इक्वलिटी मिले, इसके लिए नया मिडिल क्लास जो है उसका ग्रो हो रहा था, उसका यही प्रयास था। तो इन द पास्ट peasants and workers had participated revolts against increasing taxes and food security, but they lacked the means and programs to carry out full scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed as the middle class, who earn their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer members of society. Okay. पास्ट में पीजेंट्स एंड वर्कर्स ने बहुत सारे रिवॉल्ट्स में भाग लिया, इंक्रीजिंग टैक्सेस के खिलाफ जो विद्रोह हुए फूड सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उनके पास मीन्स नहीं थे, साधन नहीं थे, एंड प्लस प्रोग्राम्स नहीं था, ऐसी योजना नहीं, ऐसा प्लान नहीं था कि वो फुल स्केल यानी कंट्री वाइड जो है लार्जर स्केल पे जो है अपने आंदोलन को लॉन्च कर सकें, ऐसा कोई उनके पास, दे डिडंट हैव एनी मीन फॉर दैट। और इससे क्या हो गया, तो ब्रिंग अबाउट ए चेंज। अच्छा, दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट में ऐसे ग्रुप जो कि प्रॉस्पेरस हो चुके थे, समृद्ध हो चुके थे, एंड जिनका एजुकेशन पे एक्सेस था, शिक्षा पे अधिकार था, एंड न्यू आइडियाज़ जिनको आसानी से पहुंच रहे थे। तो 18th सेंचुरी इमरजेंस ऑफ नया सोशल ग्रुप देखा उसने, तो मिडिल क्लास जिसको बोला जाता है, हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवर्स। ये मिडिल क्लास ने अपना रुपया पैसा कैसे कमाया, तो ओवरसीज ट्रेड के थ्रू एंड मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वेर आइदर एक्सपोर्टेड या फिर बॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ओके, in addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. तो ये जो थर्ड estate के जो लोग थे, इसमें एक तो ग्रुप था मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स का, व्यापारियों का और उत्पादकों का, मैन्युफैक्चरर्स का। थर्ड estate में एक और ग्रुप था, उसका नाम था प्रोफेशनल्स का, जैसे कि लॉयर्स, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो ऑल ऑफ दीज वेर एजुकेटेड, ये सारे लोग, ऑब्वियस बात है, कोई लॉयर होगा तो अनएजुकेटेड तो होगा नहीं। तो all of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस चीज़ को डिनाई करेगा जब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी को प्रिविलेज बाय बर्थ हासिल हो जाए। तो इन लोगों ने भी यही किया कि इनका कहना ये था कि सिंस दे वर एजुकेटेड सो दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी should be privileged by birth, rather a person's social position must depend on its merit. Yes, आदमी का सोशल पोजीशन उसके मेरिट पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि प्रिविलेज उसको बर्थ से मिला है। कोई किसी को हम बोलते हैं कि हायर क्लास का लड़का मैन है, किसी को बोलते हैं लोअर है, कोई बोलते हैं मिडिल। तो ये चीज़ लोअर, हायर और मिडिल का जो डिसाइड होता है वो मेरिट पे होना चाहिए, आपके गुण पे, आपके क्षमता पे, आपके योग्यता पे, ना कि इस पे कि आपने फलाना के वंश में, फलाना के कुल में जन्म लिया तो आप जो है ऐसे हो गए या वैसे हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दीज आइडियाज़ envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau in the two treatises of government
Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives. In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive, and the judiciary. This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France, and the ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses. फ्रांस में ये काफ़ी फेमस प्लेसेस थे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, सोसाइटी कंसर्निंग मैटर्स को डिस्कस करने के लिए. तो एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state government generated anger and protest against the system of privileges. Yes. 18th सेंचुरी में नया सोशल ग्रुप, जैसा कि अभी आपको पता चला, तो ये जो नए सोशल ग्रुप में जो एक नया जन्म मिडिल क्लास में हो रहा था, एजुकेटेड लोगों का, उनका ये मानना था कि जो प्रिविलेजेज है वो बर्थ पे नहीं मेरिट पे होना चाहिए. एंड ऐसे ही आइडिया को, यानी सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ऐसे ही आइडिया को फिलोसफर जैसे कि जॉन लॉकी या जीन जैक्स रोसेयू, इन लोगों ने आगे रखा. एंड ये क्या नाम है इसका, जॉन लॉकी ने तो ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. उसने ये प्रपोज किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन जो है, यानी जिसको हम बोलते हैं कि भगवान, डिवाइन मतलब दैवी है, तो डॉक्ट्राइन मतलब समझौता, संधि, तो उसको ख़त्म किया जाए एंड मोनार्की ख़त्म हो. रसियू ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया, एक ऐसा गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रपोज किया जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट हो. किसके बीच में, तो पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोगों एंड उनके प्रतिनिधियों, रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में. और इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, मोंटेस्क्यू प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर. गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्शन के बीच में डिवीजन ऑफ पावर, जैसे कि इंडिया में है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ये मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को यूएसए में सबसे पहले पुट इन फोर्स जब यूएसए के 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के चंगुल से आज़ाद हुए, तो वहाँ पे इस चीज़ को पहले लागू किया गया. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस. अमेरिका का संविधान एंड वहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स का जो गारंटी किया जाता था, इंडिविजुअल राइट्स, वो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल साबित हुआ फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए. और द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसफर डिस्कस किया गया फ्रांस के सैलन्स में, फ्रांस के कॉफ़ी हाउसेज में, वहाँ के बुक्स, न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये आइडियाज़ स्प्रेड होने शुरू हुए. तो ये ऐसे आइडियाज़ को रीड अलाउड ग्रुप में पढ़े जाते थे. बेनिफिट ऑफ दोज, ऐसे लोग जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनको ये सारी बातें, जो पूरा खासकर अमेरिका में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आया था, कैम इन टू फोर्स, वो फ्रांस के लिए एक मॉडल के रूप में सर्व कर रहा था. द न्यूज़ दैट लुइस 16, अच्छा उसी बीच एक न्यूज़ ये फैली कि किंग लुइस 16 ने क्या किया है, तो फर्दर टैक्सेज इम्पोज करने का प्लान किया है. तो इससे क्या हो गया, और ज़्यादा एंगर एंड प्रोटेस्ट जो है वो सिस्टम ऑफ प्रिविलेज के खिलाफ स्टार्ट हो गया. ठीक है, आगे क्या, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हुआ, कैसे रिवॉल्यूशन अलग अलग जगहों पे फैला, और कैसे ये फाइनली नेल इन द कॉफिन, ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ फ्रांस में मोनार्की का. तो इसको हम लोग, इट विल बी बेटर इफ़ वी डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. तो नेक्स्ट क्लास में हम यही पढ़ेंगे. इसको डू रीड एट होम, घर पे ज़रूर पढ़ना है. एसएसटी ऐसा नहीं है कि हम आपको कैमरा के सामने आके बुक पढ़ के रट्टा मार देंगे. दिस विल नॉट help you. First you have to read that, and after that I will try and explain the things that you read at home. Okay, तो इसको आप लोग जितना पढ़ाए हैं वो पढ़िएगा. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ऐसा क्या सर्कमस्टांसेस हुए, ऐसी क्या सिचुएशन आई जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ,
एंड फ्रांस, और इसको जानने के लिए आपको फ्रेंच सोसाइटी के बारे में जानना जरूरी है, जो कि अभी हम आप पढ़े हैं कि फ्रांस किस तरह अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कैटेगरीज में वहाँ के लोग बटे हुए थे, एंड कैसे कुछ सेलेक्टेड ग्रुप के लोगों को सारे प्रिविलेजेस बाय बर्थ अधिकार हासिल थे, उसी के खिलाफ ये आउटब्रेक हुआ था। ठीक है, तो इसको आप पढ़िए और आगे का भी पढ़िए, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अगले क्लास में देखते हैं क्या है उसमें, कैसे फैला और कैसे ये आगे एक मिसाल के तौर पे याद किया जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।